इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं 20 जून 2025 का आपकी पाठशाला द्वारा। कौन सा शहर हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 की मेजबानी कर रहा है? ए चेन्नई, बी मुंबई, सी बेंगलुरु या डी हैदराबाद। तो इसकी मेजबानी कर रहा है कौन? इसकी मेजबानी कर रहा है चेन्नई। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण चेन्नई में आयोजित किया जा रहा है। यह तमिलनाडु हॉकी इकाई द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट का पहला संस्करण है जिसमें भारत भर की अनुभवी पुरुष और महिला टीमें भाग ले रही हैं। विशेष रूप से 40+ आयु वर्ग के पुरुष और 35 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं इस 10 दिवसीय आयोजन में भाग ले रही हैं। चेन्नई को मेजबान शहर के रूप में चुनना भारतीय हॉकी परिदृश्य में इसके महत्व को रेखांकित करता है और राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों को बढ़ावा देने में शहर की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। अगला प्रश्न 2025 में भारत का पहला स्वदेशी निर्मित लोकोमोटिव निर्यात किस देश को प्राप्त होगा? ए केन्या को, बी नाइजीरिया को, सी गिनी को या डी इथियोपिया को। तो किसको प्राप्त होगा? ये गिनी को। भारत अपने पहले स्वदेशी लोकोमोटिव का निर्यात गिनी गणराज्य को करने के लिए तैयार है, जो देश की वैश्विक व्यापार महत्वाकांक्षाओं और इंजीनियरिंग क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 जून 2025 को बिहार के मरहौरा रेल कारखाने से शुरू की गई यह पहल 3 वर्षों में 150 लोकोमोटिव की आपूर्ति के लिए 3000 करोड़ रुपए के समझौते का हिस्सा है। यह लोकोमोटिव गिनी की सीमंडो ठीक है सिमंडो लो अयस्क परियोजना, जो अफ्रीका के सबसे बड़े खनन उपक्रमों में से एक है, को सहायता प्रदान करेंगे। यह निर्यात भारत के इंजीनियरिंग उत्कृष्टता और आत्मनिर्भर भारत मिशन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत अफ्रीका आर्थिक संबंधों को भी मजबूत करता है। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा विकसित पिनाका मिसाइल प्रणाली के नव विकसित संस्करण की अधिकतम सीमा कितनी है? ए 300 किलोमीटर, बी 250 किलोमीटर, सी 200 किलोमीटर या डी 150 किलोमीटर। इसका अधिकतम सीमा कितना? ए 300 किलोमीटर। भारत 300 किलोमीटर की अधिकतम मारक क्षमता वाली पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली के उन्नत संस्करणों को शामिल करने के लिए तैयार है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा विकसित ये नई प्रणालियां पिछले संस्करणों की तुलना में एक महत्वपूर्ण उन्नयन का प्रतीक है और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के भारत के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्नत संस्करण पिनाका 3 और पिनाका 4 120 किलोमीटर और 300 किलोमीटर दोनों रेंज के विकल्प प्रदान करेंगे। ये प्रणालियां सटीक मार्गदर्शन, तीव्र गति से मार करने की क्षमता और शूट एंड स्पूट जैसी गतिशीलता विशेषताओं से लैस है, जो भारत की तोपखाने की ताकत और रणनीतिक प्रतिरोध को बढ़ाती है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने राजनयिक मतभेद के बाद उच्चायुक्तों को बहाल करने के लिए भारत के साथ सहमति व्यक्त की है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी यूनाइटेड किंगडम, सी कनाडा या डी जर्मनी के साथ। इसने कहा कि कनाडा के साथ। भारत और कनाडा ने 2 साल से चल रहे राजनयिक तनाव के बाद अपने उच्चायुक्तों को बहाल करने पर पारस्परिक सहमति व्यक्त की है। यह निर्णय द्विपक्षीय संबंधों को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह घटनाक्रम G7 आउटरीच सत्र के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच हुई बैठक के दौरान हुआ।
इस राजनयिक बहाली के साथ साथ दोनों देशों ने व्यापार समझौते, वार्ता, वीजा सेवाओं और व्यापक संवाद तंत्रों को फिर से शुरू करने पर भी चर्चा की। ये प्रयास विश्वास के पुनर्निर्माण और प्रमुख द्विपक्षीय एवं वैश्विक मुद्दों पर फिर से जुड़ने की दिशा में एक कदम का संकेत देते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व शरणार्थी दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ए 25 मई को, बी 20 जून को, सी 15 जुलाई को या डी 12 अगस्त को। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष 20 जून को मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा दुनिया भर के शरणार्थियों के सम्मान में मनाया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो विपरीत परिस्थितियों में उनकी शक्ति, साहस और दृढ़ता को दर्शाता है। यह दिवस शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा के महत्व पर भी प्रकाश डालता है, जैसे कि 1951 के शरणार्थी सम्मेलन और उसके 1967 के प्रोटोकॉल जैसे प्रमुख कानूनी ढांचों में उल्लिखित है। 2025 का विषय क्या है? इसका थीम क्या है? शरणार्थियों के लिए एकजुटता, विस्थापित व्यक्तियों के लिए एकता और वैश्विक समर्थन पर जोर देता है। 20 जून को यह दिवस मनाने से उनकी दुर्दशा और निरंतर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर वैश्विक ध्यान आकर्षित होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के गिफ्ट सिटी परिसर के पहले डीन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए प्रोफेसर राजीव सिन्हा को, बी प्रोफेसर एम सतीश कुमार को, सी प्रोफेसर अनिल मेहता को या डी प्रोफेसर राघव मेनन को। किसको नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया प्रोफेसर एम सतीश कुमार को। प्रोफेसर एम सतीश कुमार को गुजरात स्थित क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के गिफ्ट सिटी परिसर का प्रथम डीन नियुक्त किया गया है। जो भारत ब्रिटेन शैक्षिक सहयोग में एक ऐतिहासिक कदम है। क्वींस यूनिवर्सिटी के प्राकृतिक एवं निर्मित पर्यावरण स्कूल में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ प्रोफेसर कुमार अंतर्राष्ट्रीयकरण और रणनीतिक शैक्षणिक साझेदारियों में अपनी अग्रणी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। उनकी नई नियुक्ति भारत में शीर्ष स्तरीय ब्रिटिश शिक्षा प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गिफ्ट सिटी परिसर वैश्विक शैक्षणिक मानकों और स्थानीय उद्योग की जरूरतों के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का काम करेगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय उच्च शिक्षा में भारत का कद और बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने जून 2025 में जापान के होक्काइडो में पुनः प्रायोज्य रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? ए टोयोटा, बी टेस्ला, सी हुंडई या डी होंडा। कौन सा? ये होंडा। 17 जून 2025 को पारंपरिक रूप से अपने ऑटोमोटिव नवाचारों के लिए पहचाने जाने वाली होंडा ने जापान के होक्काइडो स्थित ताइकी टाउन में एक पुनः प्रायोज्य रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस घटना ने प्रतिस्पर्धी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में होंडा के आधिकारिक प्रवेश को चिन्हित किया और इसे पुनः प्रायोज्य प्रक्षेपण प्रणालियां विकसित करने में सक्षम कुछ वैश्विक संस्थाओं में स्थान दिलाया। प्रायोगिक रॉकेट ने 271.4 मीटर की ऊंचाई हासिल की और अपने लक्ष्य से 37 सेंटीमीटर के दायरे में सटीक लैंडिंग क्षमता का प्रदर्शन किया। इस परीक्षण ने उड़ान स्थिरता और पुनः प्रायोज्यता जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं की पुष्टि की, जो कि लागत प्रभावी अंतरिक्ष मिशनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह उपलब्धि होंडा की विविधीकरण रणनीति को दर्शाती है और निजी एरोस्पेस क्षेत्र में जापान के बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करती है। अगला प्रश्न है, निप्पन कोई इंडिया के पहले भारतीय प्रबंध निदेशक कौन है? ए संपत कुमार, बी एम सतीश कुमार, सी राजीव सिन्हा या डी राजेंद्र पटेल। तो कौन है ये पहले भारतीय प्रबंध निदेशक? इसके निप्पन कोई इंडिया के, ये संपत कुमार है। जी संपत कुमार को निप्पन कोई इंडिया का पहला भारतीय प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया, जो संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
यह नेतृत्व परिवर्तन निपन कोई इंडिया के भारत, पश्चिम एशिया और एशिया प्रशांत क्षेत्रों में अपने परिचालन और प्रभाव का विस्तार करने के रणनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। सिविल इंजीनियरिंग और परामर्श में 35 वर्षों से अधिक के अनुभव और IIT BHU के पूर्व छात्र होने के नाते संपत कुमार इस भूमिका में गहन उद्योग विशेषज्ञता लाते हैं। उनकी नियुक्ति वैश्विक और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में शीर्ष पदों पर भारतीय पेशेवरों के बढ़ते रुझान का भी प्रतीक है, जिससे प्रमुख रणनीतिक निर्णयों में स्थानीय प्रतिनिधित्व मजबूत होता है। अगला प्रश्न, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को डिजिटल और उच्च शिक्षा कौशल प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? ए विद्या, बी जय हिंद, सी शिक्षा या डी सारथी। क्या नाम है इनका? ये जय हिंद नाम है इसका। ठीक है, दिल्ली विश्वविद्यालय ने जय हिंद योजना शुरू की है, जिसका अर्थ जनजाति इमर्सिव होलिस्टिक इंटरवेंशन फॉर नोवेल डेवलपमेंट है। यह पहल विशेष रूप से भारत के दूर दराज और वंचित क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सशक्त बनाने के लिए बनाई गई है। कक्षा 9 से 12 तक के स्कूली छात्रों को लक्षित करते हुए यह योजना डिजिटल साक्षरता, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET की तैयारी का परीक्षा प्रदान करती है। यह कार्यक्रम आदिवासी छात्रों के सामने आने वाली डिजिटल पहुंच की कमी को दूर करता है, खासकर CUET के अनिवार्य कंप्यूटर आधारित परीक्षा बनने के मद्देनजर। डीयू द्वारा सभी प्रशिक्षण खर्चों को वहन करने और आउटरीच विस्तार की योजना बनाने के साथ जय हिंद समावेशी उच्च शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 के लिए क्रमशः युवा पुरस्कार और बाल पुरस्कार के लिए कितने लेखकों का चयन किया गया? ए 25 और 22 का, बी 20 और 26 का, सी 22 और 23 का या डी 23 और 24 का। तो किसका? ये 23 और 24 का चयन हुआ, यानी कि ये युवा पुरस्कार कितनों को दिया गया? ये दिया गया है 23 लोगों को। और बाल पुरस्कार कितनों को दिया गया? ये 24 लोगों को। वर्ष 2025 के लिए साहित्य अकादमी ने अपने युवा पुरस्कार के लिए 23 लेखकों को और बाल पुरस्कार के लिए 24 लेखकों का चयन किया है। साहित्य अकादमी, जो भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी के रूप में कार्य करती है, देश भर में साहित्य की संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एकमात्र संस्था है जो अंग्रेजी सहित 24 मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं में साहित्यिक कार्य करती है। युवा पुरस्कार युवा लेखकों को नई साहित्यिक प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किया जाता है, जबकि बाल पुरस्कार बाल साहित्य में योगदान को मान्यता देता है। यह घोषणा भारतीय साहित्य में विविध स्वरों को मान्यता देने के लिए अकादमी की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, विश्व सिकल सेल दिवस। विश्व सिकल सेल दिवस यानी कि वर्ल्ड सिकल सेल डे 2025 पर इस संस्था ने जागरूकता रैली का आयोजन किया? ए एम्स भोपाल, बी एम्स रायपुर, सी एम्स मंगलगिरी या डी एम्स नागपुर। कौन है ये? एम्स मंगलगिरी। मंगलगिरी ने विश्व सिकल सेल दिवस पर क्या जागरूकता रैली का आयोजन किया? विश्व सिकल सेल दिवस के उपलक्ष्य में एम्स मंगलगिरी ने 19 जून 2025 को आंध्र प्रदेश में एक जागरूकता रैली का आयोजन किया। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और जनजातीय कल्याण विभागों के सहयोग से आयोजित किया गया था। इस पहल का उद्देश्य सिकल सेल रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना था, खासकर उन आदिवासी समुदायों में जहां यह रोग अधिक प्रचलित है। इस कार्यक्रम में प्रमुख अधिकारियों और समुदायों के सदस्यों ने भाग लिया और भारत के राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन के तहत 2047 तक इस आनुवंशिक विकार को समाप्त करने की दिशा में एकजुट प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
एम्स मंगलगिरी की सक्रिय भागीदारी जन स्वास्थ्य, शिक्षा और जनजातीय लोगों तक पहुंच बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है। ठीक है, थैंक यू जी, धन्यवाद।